हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 2 नवंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। द फर्स्ट वन इज रिगार्डिंग सिनाई पेनिनसुला। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं। फर्स्ट है इट इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका। सेकंड है इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द मेडिटेरेनियन सी टू द नॉर्थ एंड द रेड सी टू द साउथ। थर्ड ऑप्शन है इट एक्ट्स एज अ लैंड ब्रिज बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? First option है 1 2, second option है 1 3, then 2 3, and the last one is 1 2 3. Second question है Dead Sea is a salt lake sandwiched between. First option है Israel and Jordan. Second option है Israel and Syria. Third option है Jordan and Syria, and the last one is Syria and Lebanon. PM's word Net Zero 2070, Clean and Green 2030. अब यहाँ पर हम 5 पॉइंट का रोड मैप देकर आए हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर ने पंचामृत के नाम से रेफर किया है। तो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक करने वाले हैं 2030 तक। सेकंड हम देकर आए नेट जीरो बाई 2070। थर्ड हम यहाँ पर टारगेट देकर आए हैं कि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हम 2030 तक लगभग 50% अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करने वाले हैं। फोर्थ, हम कार्बन एमिशन को 1 बिलियन टन रिड्यूस कर देंगे 2030 तक। तो रिड्यूस टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशंस बाई 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टू 2030। इसके अलावा जो कार्बन इंटेंसिटी को हम लगभग 45% तक कम कर देंगे बाई 2030। अब इन सारे टारगेट्स को हम पढ़ते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर पहली बात हम ये बोलकर आए कि हम 1 बिलियन टन रिडक्शन करने वाले हैं प्रोजेक्टेड एमिशंस में फ्रॉम नाउ अंटिल 2030। तो 2030 तक हम 1 बिलियन टन यहाँ पर कार्बन एमिशन में रिडक्शन करने वाले हैं। सेकंड हम टारगेट देकर हैं 2070 तक हम यहाँ पर नेट जीरो अचीव कर लेंगे, कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव कर लेंगे। इसके अलावा हमने पेरिस एग्रीमेंट पे जो इससे पहले एनडीसीज दिए थे हमने उसको अपग्रेड किया है। तो पहला अपडेशन हमने ये किया है 2030 तक जो हम इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 450 गीगावाट का हमने टारगेट रखा था उसको हमने बढ़ाकर 500 गीगावाट कर दिया है। नेक्स्ट टारगेट हम ये देकर आए हैं जो यहाँ पर हम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जनरेशन करेंगे। तो इससे पहले ये टारगेट था कि हम 40% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जनरेशन करेंगे 2030 तक, लेकिन अब हम 2030 तक यहाँ पर नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी जनरेशन करेंगे 50% तक। इसके अलावा जो एमिशन इंटेंसिटी है तो पहले एनडीसीज में हम ये बोल कर आए थे कि हम 33 to 35% अपनी एमिशन इंटेंसिटी को कम कर देंगे 2005 लेवल के कंपैरिजन में 2030 तक, लेकिन अब इस 33 से 35% को बढ़ाकर हम बोल कर आएंगे 45% तक कर देंगे। तो ये टारगेट्स आई होप आपको समझ आ गए। पहला 2070 तक का नेट जीरो, इसके अलावा 1 बिलियन टन रिडक्शन करने वाले हैं कार्बन एमिशंस में। तीसरी बात, इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को हम 450 से हमने 500 गीगावाट का टारगेट बढ़ा दिया है। इसके अलावा नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जनरेशन को यहाँ पर जो 40% तक हम 2030 तक करने वाले थे उसको हमने 50% कर दिया है। इसके अलावा एमिशन इंटेंसिटी जो कि 33 से 35% तक कम करने वाले थे उसको हमने 45% तक कर दिया है। आगे चलते हैं हम। इंडिया करेंटली थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का, रिलीजिंग ओवर 3 बिलियन टन पर ईयर। तो यहाँ पर लगभग 3 बिलियन टन हम एवरी ईयर यहाँ पर ग्रीन हाउस एमिशन को एमिट करते हैं। अब इंडिया ने टारगेट दे दिया कि लगभग इसमें 1 बिलियन टन तक तो हम 2030 तक रिड्यूस कर देंगे। ये पहली बार इंडिया ने एब्सोल्यूट एमिशन में टारगेट दिया। फॉर एग्जांपल हम ये बोलते थे हम 33 से 35% कर देंगे या फिर हम 45% कर देंगे, पर हमने कभी एब्सोल्यूट एमिशन में टारगेट नहीं दिया था। वो इसीलिए नहीं दिया था क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज आर्किटेक्चर में, तो दिस इज बिकॉज अंडर द इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज आर्किटेक्चर सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज मैंडेटेड हैं कि वो यहाँ पर एब्सोल्यूट एमिशंस में टारगेट दें। यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज मैंडेटेड नहीं होते हैं कि वो एब्सोल्यूट एमिशंस में टारगेट दें, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ पर एब्सोल्यूट एमिशंस में टारगेट देकर आए हैं। तो इंडिया एमिशंस लगभग 4 to 5% हर साल बढ़ रहे हैं और इसी रेंज में बढ़ते रहे तो लगभग 2030 में बहुत ज़्यादा होने वाला है। लगभग 40 बिलियन टन यहाँ पर कार्बन एमिशन हो चुका होगा। तो इट इज़ इन दिस अमाउंट दैट 1 बिलियन टन रिडक्शन। तो इस अमाउंट पे हम लगभग 1 बिलियन टन का यहाँ पर रिडक्शन अनाउंस करके आए हैं। फॉरेस्ट्री टारगेट को लेकर हमने यहाँ पर कोई भी टारगेट नहीं दिया, तो फॉरेस्ट्री टारगेट को लेकर हमने यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया है। इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट में मेंशन किया था कि हम लगभग 2.5 बिलियन से 3 बिलियन तक का कार्बन सिंक यहाँ पर बनाएंगे, मेनली जो कि कार्बन को कैप्चर कर सकता है, कार्बन को एब्जॉर्व कर सकता है थ्रू द एफॉरेस्टेशन एफर्ट्स। तो यहाँ पर पेरिस एग्रीमेंट में लगभग एनडीसीज में 2015 में हम टारगेट देकर आए थे 2.5 बिलियन से 3 बिलियन टन का कार्बन सिंक बनाने वाले हैं। द अदर टू रिलेटेड टू रिड्यूसिंग इन कार्बन इंटेंसिटी एंड इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी हम 50% तक जनरेट करने वाले हैं। इसके अलावा जो रिडक्शन कार्बन इंटेंसिटी में करने वाले हैं वो लगभग 45% का करने वाले हैं।
नेक्स्ट बात ये, हमने यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ को बोला कि आपको ये जो $100 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड करना था, ये आपको करना चाहिए क्योंकि अभी भी आप अपने प्रोमिसेस पे डिलीवर नहीं कर रहे हो। मोदी टुक द डेवलप्ड कंट्रीज टू टास्क ऑन दिस एंड सेड $100 बिलियन वॉज नॉट इवन इनफ। मतलब $100 बिलियन तो इनफ भी नहीं है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, और आप सिर्फ उतना ही पैसा अभी तक सेंक्शन नहीं कर पाए हो। और इन्होंने जो 2020 से इनको क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड करना था डेवलप्ड कंट्रीज़ को, इन्होंने यहाँ पर टाइमलाइन बढ़ाकर 2023 कर दिया है। तो व्हेन वी ऑल आर इंक्रीजिंग अवर एम्बिशन ऑन क्लाइमेट एक्शंस, अब ये कंट्रीज इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि हम अपना नेट जीरो टारगेट दें, तो हमने तो अपना नेट जीरो टारगेट दे दिया, हमने तो अपने प्रॉमिसेस फुलफिल किए, लेकिन यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो अपने प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हमने डेवलप्ड कंट्रीज को ये बोला है कि आपको लगभग $1 ट्रिलियन यहाँ पर कमिट करना चाहिए, कि $100 बिलियन तो बहुत कम है, आपको लगभग $1 ट्रिलियन कमिट करना चाहिए हर साल अगर हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना है। आगे चलते हैं। अब नेट जीरो क्या होता है? तो नेट जीरो इज अ स्टेट इन विच अ कंट्रीज टोटल एमिशन, मतलब बेसिकली जितना कंट्री एमिट करता है उतना ही एब्जॉर्व कर ले। अब वो एब्जॉर्व बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एफोरेस्टेशन टेक्निक के थ्रू, या तो आप कार्बन कैप्चर कर लो थ्रू द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज। तो नेट जीरो इज अ स्टेट इन विच अ कंट्रीज टोटल एमिशंस आर ऑफसेट बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, या तो एफोरेस्टेशन टेक्निक्स के थ्रू या तो कार्बन कैप्चर की टेक्नोलॉजीज के थ्रू। तो नेक्स्ट ये सब मैंने आपको बता दिया कि 33 से जो 35% तक करने वाले तो उसको बढ़ा के 45% तक कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर 450 से 500 गीगावाट कर दिया है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो रिड्यूसिंग 1 बिलियन टन, जो 1 बिलियन टन हमें एमिशन रिड्यूस करने का टारगेट जो है वो बहुत बड़ा टारगेट है, और इसके लिए हमें ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो ऑफकोर्स हम लेंगे अगर हम ये टारगेट देकर आए हैं तो। और बाकी इंडिया ने डिमांड किया कि लगभग $1 ट्रिलियन की ज़रूरत है क्लाइमेट फाइनेंसिंग में, तभी हम यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक एक्ट का नाम आया था, तो उस एक्ट के बारे में हम यहाँ पर कुछ फीचर्स देख लेते हैं इस एक्ट के। तो ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स, तो इस एक्ट के बारे में हम देख लेते हैं। तो ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015। तो बेसिकली कोई भी अगर यहाँ पर फॉरेन इनकम को कंसील करने की कोशिश करता है तो उसको इसके लिए पीनलाइज किया जाता है। इसके अलावा कोई भी अगर टैक्स को इवेट करने की कोशिश करेगा तो क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है उसके ऊपर। तो इट पीनलाइजेस द कंसीलमेंट ऑफ फॉरेन इनकम एंड प्रोवाइड्स फॉर क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर अटेम्प्टिंग टू इवेट टैक्स इन रिलेटिंग टू फॉरेन इनकम। इसके अलावा जो एक्ट है वो एक बार अपॉर्चुनिटी देता है कि आपको एक बार अपॉर्चुनिटी दी जाती है, आपके जो भी फॉरेन सोर्सेज ऑफ इनकम है आप बता दो, लेकिन उसके बाद भी नहीं बताया जाता तो बेसिकली यहाँ पर जेल टर्म का प्रोविजन है। तो द एक्ट गेव अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू इंडियन रेसिडेंट्स, और यहाँ पर रेसिडेंट्स है, सिटीजन्स नहीं है। तो the act gave a one-time opportunity to Indian residents to declare undisclosed foreign income and assets। अब आप यहाँ पर थर्ड जो प्रोविजन है वो है द कंसर्न पर्सन हैड टू पे। अब अगर पता चल जाता है कि इस इंसान ने यहाँ पर कंसीलमेंट किया है अपना फॉरेन इनकम का, तो उसको लगभग टैक्स 30% के रेट पर देना पड़ेगा एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ वे वाई पेनल्टी। इसके अलावा उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर ये पता चला कि इस इंसान की ओवरसीज वेल्थ है और इसने बता नहीं रखी है। हाउएवर इन द केस ऑफ नॉन डिक्लेरेशन, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो एक बार उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप बता दो कि आपकी कोई अनडिस्क्लोज फॉरेन वेल्थ है, लेकिन उसके बाद भी नहीं बताया जाता है, तो पर्सन को 30% तो टैक्स लगता है अलॉन्ग विथ पेनल्टी लगती है, जो कि जितना उसने टैक्स इवेट किया उसका 3 टाइम्स होगा, या तो 90% अनडिस्क्लोज इनकम की वैल्यू उसको देनी पड़ती है। जो एक्ट प्रोवाइड करता है लगभग 3 से लेकर 10 साल तक जेल हो सकती है अगर यहाँ पर विलफुल इवोजन किया जा रहा है बाय द इंडियन रेसिडेंट। आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ खैर है नहीं। यहाँ पर बेसिकली जो दिल्ली है वो एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है कि जो बेगर्स हैं उनको बेसिकली स्किल्स दी जाए और उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, ताकि जो बैगिंग है वो पूरी तरीके से यहाँ पर दिल्ली की स्ट्रीट्स पर ख़त्म की जा सके। अब यहाँ पर वापस से स्कूल्स खुल रहे हैं, तो बच्चों को यहाँ पर स्कूल के सिस्टम में लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके लिए एक मिशन बुनियाद है दिल्ली गवर्नमेंट का। तो मिशन बुनियाद इज़ अ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंटरवेंशन एम्ड एट चिल्ड्रन इन दीज स्कूल्स। आप मुझे मिशन निपुण के बारे में बताना, आपको निपुण मिशन के बारे में क्या क्या पता है। आगे चलते हैं। अब ये जो B1 स्विफ्ट है ये है बटरफ्लाई की स्पीशीज़, तो ये पता होना चाहिए आपको, B1 स्विफ्ट बटरफ्लाई की स्पीशीज़ है। इसके अलावा और भी बटरफ्लाइज की स्पीशीज़ के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। तो कॉमन एमिग्रेंट, मॉटल्ड एमिग्रेंट, स्ट्राइप्ड टाइगर, प्लेन टाइगर्स एंड कॉमन ग्रास येलो। तो अगर आपको ऑप्शन आ जाते हैं कि ये क्या है तो ये बटरफ्लाई की स्पीशीज़ हैं सारी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर नमामि गंगे को मिल गया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब क्यों मिला है? तो नमामि गंगे द सेंटर्स प्रोग्राम फॉर क्लीनिंग ऑफ द रिवर गंगा ऑन मंडे एंटर्ड इनटू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट फोटोज ऑफ हैंड रिटन नोट्स अपलोडेड ऑन फेसबुक इन 1 आवर। तो बेसिकली इससे रिलेटेड यहाँ पर फेसबुक पे बहुत सारे यहाँ पर हैंड रिटन जो फोटोज़ थी वो अपलोड की गई 1 घंटे में। तो सबसे ज़्यादा ये फोटो अपलोड करने वाला था, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें मिल गया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। द मोस्ट फोटोज ऑफ हैंड रिटन नोट्स अपलोडेड टू फेसबुक इन 1 आवर हैज़ बीन अचीव्ड बाई नमामि गंगे।
इसके अलावा जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो लॉन्च होगा, जिसकी वजह से ये जो और रेगुलेटरी बॉडीज़ है वो सब सब्ज्यूम हो जाएंगी, फॉर एग्जांपल यूजीसी एंड AICTE। तो ये आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पहले ही पढ़ रखा होगा। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर जो डाबर का एक्ट था जिसमें लेस्बियन कपल को करवा चौथ सेलिब्रेट करते हुए दिखाया गया था, तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उन्होंने बोला पब्लिक इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारी सोसाइटी में, तो पब्लिक इंटॉलरेंस लेड टू पुलिंग डाउन ऑफ द डाबर एडवर्टीजमेंट दैट शोड अ लेस्बियन कपल सेलिब्रेटिंग करवा चौथ। अगर आप किसी यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम लेकर यहाँ पर बता देते पब्लिक इंटॉलरेंस, तो आपका जो यहाँ पर स्टेटमेंट है उसको ज़्यादा पावर मिलती है। तो ये आप कर सकते हैं, यहाँ पर किसी भी ऐसे इंसान का नाम यहाँ पर कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हाई कोर्ट कॉशस 10.5% कोटा फॉर 1 ईयर्स। अब मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी में भी यहाँ पर क्या किया था मद्रास में, तो इन्होंने 10.5% इंटरनल कोटा दे दिया था 1 ईयर कम्युनिटी को। तो द मद्रास हाई कोर्ट ऑन मंडे कॉस्ट द 10.5% स्पेशल इंटरनल रिजर्वेशन। अब मद्रास हाई कोर्ट का ये कहना है कि आपने इंटरनल रिजर्वेशन दिया है, लेकिन उसके लिए आपने यहाँ पर कोई भी कास्ट बेस्ड सेंसस तो कराया ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर इनका रिप्रेजेंटेशन कम है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर कोटा देना है। इसीलिए इसको अल्ट्रा वॉइस टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करके जो 1 ईयर कम्युनिटी को इंटरनल रिजर्वेशन दिया गया था वो कॉस्ट कर दिया गया है बाय द मद्रास हाई कोर्ट। तो विदाउट एनी क्वांटिफेबल डेटा ऑन पॉपुलेशन, आपने ना ही यहाँ पर कोई क्वांटिफेबल डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया, ना ही आपने उनका सोशियो एजुकेशनल स्टेटस देखा, आपने बिना कुछ देखे यहाँ पर उनको इंटरनल रिजर्वेशन दे दिया, तो ये अल्ट्रा वॉइस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर 10.5% रिजर्वेशन 1 ईयर कास्ट को दे दिया जाएगा तो बाकी जो मोस्ट बैकवर्ड यहाँ पर कास्ट हैं उनको उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, क्योंकि जो 1 ईयर कास्ट है उनको ही सारी सीट्स यहाँ पर अलॉट हो जाएंगी। तो ऑन द अदर हैंड द कैंडिडेट्स ऑफ द अदर MBCs वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। तो 1 ईयर्स लार्जेस्ट और मोस्ट कंसोलिडेटेड बैकवर्ड कम्युनिटी है तमिलनाडु की, एंड द लार्जेस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी आफ्टर द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। तो यहाँ पर 10.5% रिजर्वेशन दिया गया था 1 ईयर्स को, उसकी वजह से काफ़ी इंपैक्ट पड़ रहा था बाकी जो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी है, क्योंकि बाकी मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कम हो रहा था। बाकी ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, जब यहाँ पर बन जाएगी स्पेशलाइज एजेंसी तो हम डिस्कस कर लेंगे, अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर एक क्लाइमेट कैफ़े की बात की गई है, तो यहाँ पर सिटीजन्स को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्लाइमेट कैफ़ेज़ केरला में क्लाइमेट कैफ़ेज़ बने हैं जहाँ पर लोग आके डिस्कस करते हैं, नॉर्मल हम आप जैसे लोग, कोई एक्सपर्ट्स नहीं, वो डिस्कस करते हैं कि क्लाइमेट चेंज में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इससे लोग इसके बारे में अवेयर होते हैं। तो क्लाइमेट कैफ़े का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुआ था 2018 में बाई रेबेका नेस्टर ऑफ द UK बेस्ड क्लाइमेट साइकोलॉजी अलायंस, जो कि ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली ये देखती है कि क्लाइमेट क्राइसिस का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है। तो केरला ने ये क्लाइमेट कैफ़े जैसा यहाँ पर कॉन्सेप्ट शुरू किया। तो केरला हैज़ बिन फ्रीक्वेंटली फेसिंग फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स इन द रिसेंट ईयर्स। तो इस सिचुएशन की वजह से यहाँ पर माइक्रो लेवल कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई हैं, जिसमें ये लोग डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट चेंज के क्या इम्पैक्ट होते हैं। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर कोलकाता हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था, कलकत्ता हाई कोर्ट ने, कि पूरी तरीके से बैन लगा देना चाहिए फायर क्रैकर्स के ऊपर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट को ये अप्रहेंशन था कि ये पता करना बहुत डिफिकल्ट है कि ग्रीन क्रैकर्स कौन से और कौन से नहीं है, और उनको ऐसा लगा कि ऐसा कोई सफिशिएंट मैकेनिज्म नहीं है जिससे ये फाउंड किया जा सके कि ग्रीन क्रैकर्स कौन से हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल क्रैकर्स को भी यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को अलग रख दिया है। अब ऑस्ट्रेलिया रिकॉग्नाइजेस कोवैक्सीन फॉर ट्रैवलर्स। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने कोवैक्सीन को रिकॉग्नाइज कर लिया, अभी तक WHO ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, हो सकता है इसके बाद WHO के ऊपर प्रेशर पड़े कि वो भी रिकॉग्नाइज करना शुरू करे। आगे चलते हैं। अब ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है नहीं, पर हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर जो चाइना की GDP है वो यहाँ पर 4.9% से ग्रो होगी, जबकि इससे पहले 7.9% से ग्रो हो रही थी। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रीवियस क्वार्टर से कमी देखी गई है। अब क्यों कमी देखी गई है? क्योंकि यहाँ पर जो चाइना है वो बहुत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ले रहा है। फॉर एग्जांपल उसकी डीकार्बोनाइजिंग इनिशिएटिव है कि हम यहाँ पर कोल की ओवरसीज़ फाइनेंसिंग बंद कर देंगे। इसके अलावा जो एवरग्रांड है, एवरग्रांड को वो बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, उसको बेल आउट करने के लिए कुछ नहीं कर रहा, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जो चाइना है वो मेनली शॉर्ट टर्म ग्रोथ के लिए सेक्रीफाइस कर अपनी शॉर्ट टर्म ग्रोथ को फॉर द मिडिल टर्म एफिशिएंसीज। और यहाँ पर चाइना चाहता है कि इनइक्वालिटी खत्म हो, जिसकी वजह से चाइना स्टेप्स ले रहा है और इसकी वजह से उसकी ग्रोथ भी कम हो रही है। अब इन्फ्लेशन जो है वो हर इकॉनमी में देखने को मिल रहा है। तो इन्फ्लेशन इन ऑलमोस्ट ऑल मेजर इकॉनमीज कंटिन्यूज टू रिमेन हाई। तो इंडिया में भी इन्फ्लेशन है, US में भी इन्फ्लेशन है। तो पहले तो कंट्रीज़ को लगा था, सेंट्रल बैंक्स को लगा था ये जो इन्फ्लेशन है ये बेसिकली यहाँ पर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस की वजह से, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से यहाँ पर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन अब ये बात पता चल रही है जो इन्फ्लेशन है ट्रांजिटरी नहीं है, और ये इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से है।
तो हेंस इन assessing इंडियाज ग्रोथ रिकवरी इज देयर रियली अ रिस्क ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी गोइंग इनटू स्टैगफ्लेशन। क्या इंडिया की इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रही है? मेनली स्टैग्नेशन भी और इन्फ्लेशन भी है। तो ये बताना मुश्किल है कि इंडिया स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, उसको लेकर क्या स्टेप्स ले जाएंगे क्या नहीं ले जाएंगे, ये इसमें मेंशन नहीं। बेसिकली इसमें ये बताएगा कि इन्फ्लेशन इंडिया में भी बढ़ रहा है। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर श्रीलंका बात कर रहा है वन कंट्री वन लॉ की। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अगर यहाँ पर वन कंट्री वन लॉ आया तो यहाँ पर जो एथनिक मिनॉरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट का ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो इन द फेस ऑफ इट इज श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षास प्रोजेक्ट ऑफ वन कंट्री वन लॉ। तो ये बहुत ही अनएक्सेप्शनेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो श्रीलंका है वहाँ पर मल्टीपल एथनिक मिनॉरिटीज़ रहती हैं, वहाँ पर 3 सिस्टम्स ऑफ पर्सनल लॉ हैं, और यहाँ पर अगर ये मर्ज कर देंगे तो ऐसा बहुत ज़्यादा डर है कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी के पर्सनल लॉ हैं वो मिनॉरिटी के ऊपर थोप दिए जाएंगे। तो ये एक डर है। तो अब ये कैसे सॉल्व होता है देखने वाली बात है। बाकी जो श्रीलंका है उसमें खुद की इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज़्यादा चल रही है। अब श्रीलंका यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव हुआ था, जिसकी वजह से उसने फर्टिलाइज़र को इंपोर्ट करना बंद कर दिया था। अब वहाँ पर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इतनी कम हो गई, जिसकी वजह से मैसिव फार्म क्राइसिस हो गया। इसके अलावा जो श्रीलंका का डेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और इस समय इनकी बात चल रही है वन कंट्री वन लॉ की। तो देयर इज़ अ लिटिल क्लैरिटी ऑन व्हाट दिस एक्चुअली मीन्स, बट द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एथनिक मिनॉरिटीज ऑलरेडी सेंस द डेंजर्स अहेड। तो श्रीलंका सिर्फ ऐसा एक कंट्री नहीं जहाँ पर इनसिक्योर मेजॉरिटी है। तो यहाँ पर इनसिक्योर मेजॉरिटी बेसिकली जो तमिलियंस हैं उनके साथ तो यहाँ पर बहुत सारा अत्याचार हुआ है, सिविल वॉर तक हो चुका है, लेकिन उससे भी यहाँ पर श्रीलंका ने आज तक कुछ नहीं सीखा है। अब बाकी स्टैंडिंग विद द सिटीजन, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजन्स के साथ खड़े हुए हैं। अब वो पेगासस के इशू की बात की गई है इसमें। तो इन द पास्ट गवर्नमेंट हैज़ गॉट अवे। तो पास्ट में ऐसा बहुत बार देखा गया कि गवर्नमेंट यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी कर रही थी। नोटेबली द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यहाँ पर लोगों के राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को वॉयलेट किया जा रहा था। यूएपीए के अंदर लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया जा रहा था। इसके अलावा किसी यहाँ पर आर्टिकल 370 के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो लोगों के यहाँ पर यूएपीए के अंदर यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया गया। और यहाँ पर सेंटर से कोई भी सवाल पूछा जाता था तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट पर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी कर रही थी। लोगों को कंटिन्यूस इनकार्सरेशन में डाला जा रहा था सिर्फ यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्लियर कर दिया है कि नेशनल सिक्योरिटी गार में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती है। तो द सुप्रीम कोर्ट एट द टाइम इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। तो यहाँ पर बेसिकली ऑथर ने यहाँ पर लास्ट ईयर की बात बताई है कि वहाँ पर जब एनटीसीए प्रोटेस्ट चल रहे थे तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं किया था। लेकिन अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेसिकली सिटीजन्स के राइट को लेकर असर्टिव हो रही है। यहाँ पर जो ये पेगासस स्पाईवेयर है ये इजरायली टेक्नोलॉजी फर्म द एनएसओ ग्रुप के द्वारा बनाया गया है, और ऐसा एलिगेशंस लगाए गए हैं कि इसके द्वारा डिजिटल डिवाइसेस में बेसिकली इनफिल्ट्रेट किया जाता है और जो इंडिविजुअल का सारा डेटा है वो लिया जा सकता है। इसके अलावा उसकी डिवाइस को रिमोटली कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो दिस हैज़ एलिजली बीन, और ऐसे एलिगेशंस लगे थे कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसको पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट, इसके अलावा इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट इसको यूज़ कराया था, जर्नलिस्ट के अगेंस्ट यूज़ कराया था, जिसकी वजह से जो पार्लियामेंट में भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे कि इसके अगेंस्ट यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसकी वजह से मॉनसून सेशन भी नहीं हो पाया। द एलिज्ड विक्टिम्स ऑफ द सॉफ्टवेयर टर्न टू द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर पिटीशन फाइल की गई। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है जस्टिस रविंद्रन के ओवर सीन में। अब यहाँ पर जो भी कमेटी की रिकमेंडेशन आएंगी, फाइंडिंग्स आएंगी, उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई करेगी। तो बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं किया जा सकता और लोगों की सिटीजन राइट टू प्राइवेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखने वाली बात है कि इस कमेटी के साथ यहाँ पर गवर्नमेंट कितना कोऑपरेट करती है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो डिमिनिश्ड स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक इस्लामिस्ट मूवमेंट है जिसका नाम है रेडिकल इस्लामिस्ट मूवमेंट तहरीक लबैक पाकिस्तान। अब जो तहरीक लबैक पाकिस्तान है इसकी बहुत सारी डिमांड्स है। पहला ये कि फ्रेंच एम्बेसडर को यहाँ से निकाल देना चाहिए। अब ये क्यों फ्रेंच एम्बेसडर को निकालना चाहते हैं? तो बेसिकली 2020 में सैमुअल पेटी एक फ्रेंच स्कूल टीचर थे, उन्होंने कार्टून्स बना दिए थे मोहम्मद प्रॉफिट के। उसके बाद सैमुअल पेटी को बिहेड कर दिया गया था एक क्लास के एक स्टूडेंट के द्वारा। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने इस्लामिस्ट को क्रिटिसाइज़ किया था और ये बोला था कि हम फ्रेंच प्रिंसिपल्स ऑफ सेकुलरिज्म को अपहेल्ड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से इस्लामिस्ट नाराज़ हो गए और यहाँ पर पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होने लगे कि इस फ्रेंच एम्बेसडर को यहाँ से बाहर निकालो, ठीक है। अब इमरान गवर्नमेंट ऐसा कर नहीं सकती कि फ्रांस के एम्बेसडर को बाहर निकाल दे, फ्रांस के साथ अपनी सारी टाइज तोड़ दे, क्योंकि फ्रांस मेजर एड डोनर है पाकिस्तान को। इसके अलावा यूरोप की लीडिंग पावर है, परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का। तो ऐसे कंट्री के साथ यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो अपने रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहेगी। आगे चलते हैं। अब ये जो है तहरीक लबैक पाकिस्तान, इसको मेनली जब बनाया गया था तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को यहाँ पर डाउन करने के लिए बनाया गया था। तब तो यहाँ पर ये जो इमरान खान है उनको बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि नवाज शरीफ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर अभी इमरान खान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लगे हैं कि यहाँ पर आपको फ्रांस की एम्बेसी के साथ सारे रिलेशन तोड़ने पड़ेंगे।
अब इनकी क्या डिमांड है? इनकी तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान की ये डिमांड है कि आपको यहाँ पर फ्रांस के साथ सारे रेगुलेशंस तोड़ने हैं। इसके अलावा जो तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान के यहाँ पर लीडर्स हैं उनको रिलीज़ करो। तो साद रिज़वी जो कि तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान के लीडर, उनको रिलीज़ करने की बात की गई और यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो उनकी डिमांड्स मानने लग गया है। मेनली ये जो सिद्वी राज हैं, ये साद रिज़वी हैं, इनको हाउस अरेस्ट पर रख दिया गया, मतलब मेनली यहाँ पर प्रेजेंस से बाहर निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर पाकिस्तान का एक एजेंडा ये रहा है कि पाकिस्तान हमेशा से रिलीजियस ग्रुप्स को यूज़ करता है अपने पॉलिटिकल एंड्स को फुलफिल करने के लिए और इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस को भी फुलफिल करने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान हमेशा रिलीजियस ग्रुप्स को यूज़ ही करता रहा है। लेकिन वो ये नहीं सोचता, कभी कभी ये जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं ये उसके अगेंस्ट ही टर्न हो जाते हैं। जब पाकिस्तान मीक सरेंडर येट अगेन टू द तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान, तो यहाँ पर पाकिस्तान अब तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान की भी डिमांड्स फुलफिल करने लग गया है। तो मेनली इसने रिलीजियस फोर्सेस के सामने यहाँ पर सीड कर दिया है। तो यहाँ से एक लेसन ये मिलता है कि कभी भी इन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनको कभी भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उनकी एक कंसेशन फुलफिल करोगे तो उसके बाद वो दूसरी डिमांड लेकर आ जाएंगे। तो पावर ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स अंडरमाइंस द मच नीडेड सोशल एंड इकोनॉमिकल मॉडर्नाइजेशन। इसके अलावा जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, अगर आप मॉडर्नाइजेशन लेकर आना चाहते हो सोसाइटी में, तो बेसिकली वो भी लेने नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको पता होगा पिटीशन फाइल की गई थी यहाँ पर पाकिस्तान में कि जो चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट है, इस्लाम में ऐसी कोई भी एज का नहीं बताया गया कि किस एज के बाद यहाँ पर शादी की जा सकती है। तो यहाँ पर चाइल्ड मैरिज की कोई एज नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली लोग सोसाइटी का मॉडर्नाइजेशन भी नहीं होने देते हैं कभी भी, इसलिए इन रिलीजियस ग्रुप्स के अगेंस्ट यहाँ पर सरकार को घुटने नहीं टेकने चाहिए। तो पाकिस्तान सपोर्ट टू द तालिबान इन अफगानिस्तान, इसके अलावा जो पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है, तो तालिबान भी एक या ऐसा ही ग्रुप है। एंड वेरियस जिहादी ग्रुप्स इन कश्मीर हैव लॉन्ग बीन व्यूड एज सक्सेसफुल यूज ऑफ रिलीजन। तो पाकिस्तान को ये लगता है कि वो रिलीजन को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर रहा है अपने फॉरेन पॉलिसी के एंड्स को मीट करने के लिए, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि ये जो ग्रुप्स हैं ये उसके अगेंस्ट ही अल्टीमेटली टर्न होने वाले हैं। तो ऑन द टॉप ऑफ इट ऑल दीज ग्रुप्स हैव बिगन टू वीकन पाकिस्तान टाइज। इसकी वजह से पाकिस्तान की टाइज और भी नेशंस के साथ खराब हो रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो सेक्रीफाइसिंग द स्टेट इज टू हाई अ प्राइस फॉर एनी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। तो अगर यहाँ पर आप अपने स्टेट को यहाँ पर सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जा रहे हो सिर्फ अपनी पार्टी को जिताने के लिए, तो फिर आप इसके लिए तैयार रहो कि अल्टीमेटली इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको भी झेलने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पर सर सैयद अहमद की बात की गई, तो सर सैयद अहमद खान, जो कि पॉपुलरली सर सैयद के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया गया था, जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। अब कुछ लोग मानते हैं कि टू नेशन थ्योरी इन्हीं ने यहाँ पर प्रपोज की थी, लेकिन उनका पहले ये मानना था कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर द टू आइज ऑफ द ब्यूटीफुल ब्राइड दैट इज हिंदुस्तान। तो पहले उनका ये मानना था जो हिंदूज और मुस्लिम्स है वो साथ में रह सकते हैं, और अगर एक भी वीक होता है तो मेनली उस ब्राइड की ब्यूटी खत्म हो जाती है। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने पता नहीं क्या उनका ऐसे ब्रेन वॉश किया कि उनको बाद में ये लगने लग गया कि इट इज़ नेसेसरी कि मोहम्मदन्स एंड द हिंदूज कुड सिट ऑन द सेम थ्रोन एंड रिमेन इक्वल इन पावर। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इट इज़ नेसेसरी कि जो एक है वो दूसरे को कॉन्कर करे। इफ द सर सैयद ऑफ द टू आइज ऑफ द ब्राइड केम रनर्स अप ऑन द वन ऑफ इट। तो बेसिकली वो पहले तो ये बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो इस्लाम की थिंकिंग है उसमें साइंटिफिक मोड ऑफ थिंकिंग को होना चाहिए, रिलीजियस थॉट को अपडेट करने की ज़रूरत है। लेकिन बाद में उन्होंने यहाँ पर अंग्रेज़ों के बहकावे में बोल सकते हो, उसके आने के बाद यहाँ पर उन्होंने टू नेशन के वो प्रोपोनेंट हो गए। तो यहाँ पर ऑथर ने सिर्फ यही बताया है कि उनकी जो फ्यूडल मूरिंग्स है उनको रिजेक्ट करने की ज़रूरत है और उनका जो रैशनलिज्म है उसको अफर्म करने की ज़रूरत है। बस इस आर्टिकल में भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये जो नेक्स्ट है, कल मैंने आपको IRIS बताया था, तो IRIS है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट। अब ये बनाया जा रहा है अंडर CDRI। तो CDRI क्या है? तो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि इंडिया ने 2019 में बात की थी। अब इसका मेन नेम क्या है? इसका मेन नेम यही है कि क्लाइमेट प्रूफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए मेंबर कंट्रीज़ में। तो CDRI में लगभग 26 कंट्रीज़ जो हैं इसके पार्ट है, जिसमें US, जर्मनी, UK, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कंट्रीज़ हैं। अब जो कोएलिशन है, ये बेसिकली जो CDRI है, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, बस ये नॉलेज देगा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो। तो रादर इट विल सर्व एज अ नॉलेज सेंटर फॉर मेंबर कंट्रीज़। अगर हम यहाँ पर $1 खर्च करते हैं एक क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, तो कभी भी अगर डिजास्टर स्ट्राइक होगा तो लगभग $4 हम वहाँ पर सेव करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू CDRI एस्टिमेट्स, एवरी $1 इन्वेस्टेड इन मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मोर रेजिलिएंट एंड लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज कैन पोटेंशियली सेव लॉसेज ऑफ ओवर $4 व्हेन अ डिजास्टर स्ट्राइक्स। तो यहाँ पर वाइड स्प्रेड एक्नॉलेजमेंट है कि अगर एंथ्रोपोजेनिक मीन्स से यहाँ पर क्लाइमेट चेंज नहीं भी होता तो नेचुरली तो क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है, अर्थ ज़्यादा वार्म हो रही है। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है क्लाइमेट चेंज इवेंट्स की, यहाँ पर फ्रीक्वेंट इवेंट्स की, वो तो बढ़ने ही वाली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डिजास्टर्स बढ़ने वाले हैं, तो कंट्रीज़ को तैयार रहना चाहिए अपने ऐसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हो। इंडिया ने साइक्लोन से लड़ने के लिए अब बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। फॉर एग्जांपल ओडिशा, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा साइक्लोन आता है, लेकिन अब यहाँ पर डिस्ट्रक्शन कम होता है क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। ओडिशा ने तो बहुत अच्छा काम किया साइक्लोन को लेकर।
तो एम क्या है CDRI का, तो इसका मेन एम यही है कि डैमेज को मिनिमाइज़ करना है, डिसरप्शन को कम करना है। तो CDRI इंडिया का सेकंड इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव है। इससे पहले हमारा जो क्लाइमेट इनिशिएटिव है वो है ISA, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके अलावा दूसरा हमारा क्लाइमेट इनिशिएटिव है जो कि इंडिया ने लॉन्च किया, वो है CDRI, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका मेनली यही काम है कि हम कैसे सोलर एनर्जी को यहाँ पर एक्सप्लॉइट करके और यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात की गई। तो बेसिकली जब इंडिया में यहाँ पर सन होता है तो उस समय कहीं और शाम हो रही होती है, कहीं और रात हो रही होती है, फिर कहीं और सन होता है। तो बेसिकली ग्रिड बनाने की बात की है कि उस ग्रिड से यहाँ पर जो सोलर एनर्जी वो ट्रांसफर की जा सकती है। टू टेक दिस आइडिया फॉरवर्ड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रपोजेस अ कॉमन ग्रिड थ्रू मोर देन 100 कंट्रीज। तो बेसिकली इस ग्रिड से यहाँ पे आसानी से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ISA CDRI ये अटेम्प्ट है इंडिया के कि हम भी क्लाइमेट मिशन की लीडरशिप में ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड एक वर्क प्रोग्राम है ISA के ऑब्जेक्टिव्स को रियलाइज करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, वैसे ही RIIS जो है वो CDRI के इनिशिएटिव को यहाँ पे ऑपरेशनलाइज करने के लिए है। CDRI के डेटा से ये पता चला है जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज है उन्होंने लगभग अपना 9% ऑफ GDP लॉस कर दिया है ड्यू टू द डिजास्टर्स। तो यहाँ पर ज़रूरत है ये जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज है यहाँ पर क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बने। अब जो नेक्स्ट है वो मनरेगा के बारे में है कि मनरेगा में फंड्स की कमी पड़ गई है। अब यहाँ पर अगर फंड्स की कमी हो जाती है तो डिमांड वो कम हो जाती है मनरेगा में काम की, वो इसीलिए वन वर्क शुड बी प्रोवाइडेड विद इन 15 days ऑफ डिमांडिंग इट। तो ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया था कि कोई भी यहाँ पर मनरेगा में काम की डिमांड करता है तो उसे 15 दिन में काम मिलना चाहिए। अगर उसे 15 दिन में काम नहीं मिलता है तो बेसिकली उसको यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। इसके अलावा जब उसने काम पूरा कर लिया तो उसको 15 दिन के अंदर उसके वेजेस मिल जाने चाहिए। अगर उसको 15 दिन के अंदर वेजेस नहीं मिल रहे हैं तो उसको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। हर दिन लगभग 0.05% का कॉम्पनसेशन ऐड होता रहेगा। दूसरी बात यहाँ पर सेंटर ने क्या किया था, इसके अलावा जो मनरेगा वो डिमांड ड्रिवन स्कीम है, मतलब इंसान जब यहाँ पर काम की डिमांड करे तो उसे काम मिलना चाहिए। इसके अलावा कास्ट बेस्ड पेमेंट डिलेज, यहाँ पर सेंटर बेसिकली कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फंड्स को ट्रांसफर करने लगी थी, वेजेस को देने लग गई थी। तो कास्ट बेस्ड सर्कुलर जनरेट होने के बाद ये पता चला जो वर्कर्स अदर कैटेगरीज में हैं उनको पेमेंट मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू जो SC और ST में है। तो यहाँ पर बेसिकली सेंटर SC ST अदर्स ऐसे करके यहाँ पर वेजेस को देने लग गई। तो 1 ईच फॉर मनरेगा वर्कर्स बिलोंगिंग टू SC SC एंड अदर कैटेगरीज, जिसकी वजह से अदर कैटेगरीज एंडेड अप फेसिंग मच लॉन्गर डिलीज इन पेमेंट्स। द अदर कैटेगरी अकाउंट्स फॉर ओवर 87% ऑफ ऑल मनरेगा वर्कर्स। इसका मतलब ये है कि 87% जो मनरेगा वर्कर्स हैं उनको पेमेंट देरी से मिल रही है। आगे चलते हैं, ग्लासगो समिट में किसने क्या बोला हम देख लेते हैं। तो G20 जो है, जो G20 कंट्री हैं वो रिस्पॉन्सिबल है 80% ऑफ द एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड वही जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं तो जो गैस निकलती है उसकी वजह से हीट वेव बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही, फ्लड्स हो रहे हैं, स्टॉर्म्स हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ये जो G20 कंट्री इन्होंने कोई भी टाइम बाउंड यहाँ पर कमिटमेंट नहीं दिया है। तो G20 समिट जो रोम में हुई थी। इसके अलावा जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है वो अब कार्बन एमिटर बन चुके हैं। तो अब वो कार्बन एब्जॉर्बर नहीं रहे, वो कार्बन एमिटर बन चुके हैं। तो ओशियंस आर हॉटर देन एवर, पार्ट्स ऑफ द अमेजोन रेन फॉरेस्ट एमिट मोर कार्बन देन दे एब्जॉर्ब। इसके अलावा हम देखते हैं 1.5 डिग्री को अगर हमें टेम्परेचर तक रखना है, 1.5 डिग्री तक रहे 2100 तक टेम्परेचर, तो यहाँ पर ज़रूरत है कि फॉसिल फ्यूल की सब्सिडी को खत्म करने की ज़रूरत है। अगर कोई यहाँ पर कार्बन एमिशन करता है तो उसके ऊपर यहाँ पर कार्बन टैक्स लगाने की ज़रूरत है, कोल को फेज आउट करने की ज़रूरत है। चाइना जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है प्रपोज्ड अ न्यू एमिशन टारगेट। तो यहाँ पर जो चाइना ने अपने टारगेट्स में यहाँ पर जो भी अपडेशन किया है, तो मेनली कोई अपडेशन नहीं किया, वो पहले वाले जो टारगेट्स थे वैसे ही लग रहे हैं। इसके अलावा जो US है, तो US जो लार्जेस्ट हिस्टोरिक एमिटर है वो बात तो कर रहा है कि 2050 तक वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर US ने कोई भी लेजिस्लेशन पास नहीं किया उसको अचीव करने के लिए। तो इन कंट्रीज़ को क्लाइमेट चेंज से लेकर स्टेप लेने की ज़रूरत है, वरना यहाँ पर जो अर्थ है वो लगातार वार्म होती रहेगी। नेक्स्ट न्यूज़ ये है, अब चाइना ने यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर ली। तो US को भी अब डर लग रहा है, चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर ली तो हमें भी हाइपरसोनिक यहाँ पर कुछ बनाना चाहिए। तो उसकी वजह से एक आर्म रेस शुरू हो जा रही है। तो एज चाइना मेक्स मेजर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, चाइना यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में काफ़ी आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा US जो है, US अब चाइना के साथ आर्म्स रेस में आ सकता है, क्योंकि चाइना जो है वो स्पेस सेक्टर में काफ़ी ऊपर जा रहा है। इसके अलावा जो चाइना है वो अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। तो चाइनाज ग्रोइंग मिलिट्री मसल एंड इट्स ड्राइव टू एंड अमेरिकन प्रीडोमिनेंस इन द एशिया पैसिफिक इज रैटलिंग द US डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट, जिसकी वजह से वापस से एक आर्म्स रेस शुरू हो सकती है, जिसका डर है। आगे हम चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं पर हम देख लेते हैं।
देयर इज़ नीड टू लुक इनटू द एल्गोरिथम्स। अब यहाँ पर बात की गई जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं उनके एल्गोरिथम्स को देखने की ज़रूरत है। अगर वो हमारे किसी भी यहाँ पर आर्टिकल को वॉयलेट करती है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। यहाँ पर 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और 21 यहाँ पर जो बात करता है राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज़। तो अगर ये सारे राइट्स वॉयलेट होते हैं तो यहाँ पर ज़रूरत है कि इनकी एल्गोस को देखा जाए कि इनके एल्गोरिथम्स कैसे काम करें। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक की जो एल्गोरिथम है वो हेट कॉन्टेंट को बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। आगे हम चलते हैं। बाकी यहाँ पर एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बना दिया गया है जो कि ओवरसी करेगा इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है फॉर द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। इसकी वजह से यहाँ पर हम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को भी कम करने की कोशिश करेंगे, लगभग 7 to 8% लाने की कोशिश करेंगे। तो इसको यहाँ पर कौन इंप्लीमेंट करेगा? तो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, और जिसको हेड करेगा कैबिनेट सेक्रेटरी। तो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी आल्सो इंक्लूड सेक्रेटरीज फ्रॉम 17 मिनिस्टर्स एंड विल रिव्यू एंड मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एनएमपी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को कौन इंप्लीमेंट करने वाला है। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।